हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 14 नवंबर को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, डिज़ायरेबल बट नॉट एसेंशियल। डायबिटीज़ को समझेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इससे डील करने के लिए, सारा प्री और मेंस एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 को डिस्कस करेंगे। क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट से इसका क्या कनेक्शन है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन से क्या कनेक्शन है। बहुत अच्छा जो है आर्टिकल है और यूपीएससी प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसे आपको कवर करना है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ईजिंग वीट राइजिंग राइस। प्री एस्पेक्ट से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रेमिशन ऑफ डायबिटीज़, डिज़ायरेबल बट नॉट एसेंशियल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 हेल्थ से रिलेटेड ये आर्टिकल है। डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में नहीं आएगा आपको डायबिटीज़ के ऊपर, पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है डायबिटीज़, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। चाइना के बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ इंडिया में है, तो ऑलमोस्ट डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाला है इंडिया आने वाले समय में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये हमारे लिए। प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्री में आपको डायबिटीज़ के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आर्टिकल पढ़ने से पहले प्री एस्पेक्ट पहले कवर करेंगे कि डायबिटीज़ एक्चुअल में है क्या, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे, प्री एस्पेक्ट कवर करेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल बट क्रोनिक डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में खांसने, छींकने, इससे कम्युनिकेट नहीं हो जाती है। ठीक है, ऐसे किया जैसे कोविड फैल रहा था वैसे डायबिटीज़ नहीं फैलती। किसी पर्टिकुलर पर्सन को डायबिटीज़ हुआ है तो उसके साथ रहने वाले पर्सन को उसके साथ रहने से डायबिटीज़ नहीं होगी, तो ये हो जाएगा नॉन कम्युनिकेबल। बट क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब है जो बहुत लंबे समय तक रहती है डिसीजेस, उन्हें क्रोनिक डिसीज़ कहा जाता है। तो जो डायबिटीज़ है वो नॉन कम्युनिकेबल है लेकिन क्रोनिक डिसीज़ है। दैट ऑकर्स व्हेन पैनक्रियाज ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज़ नॉट एबल टू मेक इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियाज ग्लैंड। ठीक है, पैनक्रियाज बीटा बोल सकते हैं, एग्जैक्ट पैनक्रियाज बीटा ग्लैंड। ठीक, ये पॉइंट अपना SSC के लिए हो गया, SSC के GK में पूछते हैं। और व्हेन द बॉडी कैन नॉट मेक गुड यूज़ ऑफ द इंसुलिन प्रोड्यूस। तो दो तरीके से डायबिटीज़ हो सकती है। एक तरीका क्या है, जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसे कह सकते हैं टाइप 1 कि इंसुलिन प्रोड्यूस्ड ही नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, इंसुलिन हार्मोन बन ही नहीं रहा है, उसके कारण आपको डायबिटीज़ है। और दूसरा तरीका हो सकता है कि इंसुलिन तो हो रहा है प्रोड्यूस लेकिन बॉडी उसे यूज़ नहीं कर पा रही है, उसका इस्तेमाल सही नहीं कर रही है, उसे सेकेंड टाइप बोल सकते हैं। इंसुलिन इज़ द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल बाय फैसिलिटेटिंग सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, regulating carbohydrate, lipid and protein metabolism, promoting cell division and growth। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, इंसुलिन के ना होने से जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी के कारण आपको डायबिटीज़ होती है। इंसुलिन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स द लीवर मसल एंड फैट सेल टू स्टोर द ग्लूकोज। मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल अदा करता है। लीवर मसल और फैट सेल को स्टोर करने में मदद करता है ग्लूकोज दैट बॉडी डज नॉट रिक्वायर डायरेक्टली, विच कैन बी यूज लेटर बाय द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो डायरेक्टली ग्लूकोज नहीं चाहिए इस वक्त, वो सारी चीज़ें लीवर मसल में स्टोर करने में हेल्प करता है कौन, इंसुलिन, बाद में, ताकि उस ग्लूकोज को प्रॉपरली यूज़ किया जा सके। ठीक, अब टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पढ़ लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, इंडिया में टाइप 1 डायबिटीज़ कम है। टाइप 2 डायबिटीज़ 90% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ अभी बात किए थे, जब बॉडी
इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रही है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हुए हैं तो उसे इंजेक्शंस लगते हैं इंसुलिन के हमेशा, है ना। बहुत थोड़ी सी ज़्यादा सीरियस होती है टाइप 1 डायबिटीज़। देयरफॉर अ डेली इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल। इट कैन डेवलप एट एनी एज बट मोस्टली इट अफेक्ट्स चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। ठीक, कभी भी हो सकता है ये। इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, हमेशा इंजेक्शन लगता है, थोड़ी सीरियस होती है डायबिटीज़ टाइप 1। किसी को भी हो सकता है, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट दोनों को। नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है लेकिन उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते हैं। जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाती है। द रेमेडी फॉर दिस इज़ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। इसके लिए रेमेडी क्या है, हेल्दी लाइफस्टाइल। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, खाना प्रॉपर खाइए, ये सारी चीज़ें इसके ट्रीटमेंट में की जा सकती है। इसका कोई क्योर नहीं है। एक बार डायबिटीज़ हो गई तो इसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है, रेमिशन करना पॉसिबल है। रेमिशन के बारे में अभी आर्टिकल में बात करेंगे। सम पीपल विद टाइम में टेक ओरल ड्रग्स और इंसुलिन टू कीप देयर ब्लड शुगर लेवल अंडर कंट्रोल। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ में आप शुगर के लिए एक दवाई भी खा सकते हैं, ओरल ड्रग्स, उससे भी जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। It is more common in adults and 90% मोस्टली केसेस ऑफ डायबिटीज़ आर ऑफ टाइप 2 ओनली। इंडिया में भी देखा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ ही हो रही है। ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। ठीक है, लाइफस्टाइल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आपको किसी भी एज में बीपी और शुगर दोनों प्रॉब्लम होने की संभावनाएं हमेशा रहती है। ठीक, तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, नहीं तो आने वाले समय में ये सारी इश्यूज स्ट्रेस के कारण होते हैं। आपकी अगर बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है तो आपको बीपी शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, गेस्टेशनल डायबिटीज़ थर्ड टाइप होता है। जनरली जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। ग्लूकोज इन अ ब्लड इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड मे जनरेट कॉम्प्लिकेशन फॉर बोथ मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है उस समय ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ब्लड में और एकदम से जो है शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है। किसके लिए, बच्चे और माँ के लिए, दोनों के लिए थोड़ा खतरनाक भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है, बच्चा डिलीवर्ड हो जाता है, उसके बाद ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। लेकिन जो वुमेन है जो इससे अफेक्टेड है, हो सकता है कि बाद में लेटर पीरियड ऑफ हर लाइफ ये डायबिटीज़ टाइप 2 होने की जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डेवलप हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज़ वो महिलाओं को जिनको गेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी। फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी हमारी क्या, डायबिटीज़। ग्लोबल कंसर्न ऑफ डायबिटीज़, तो ग्लोबल कंसर्न इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन है इसके कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। फॉर एग्जांपल हार्ट स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट, ठीक है, हार्ट फेलियर, ये सारी कार्डियोवास्कुलर जितनी भी डिसीज़ है वो सारे कॉम्प्लिकेशंस शुगर लेवल के बढ़ने से बढ़ जाते हैं। दूसरा, कोविड के समय देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की जो जान जा रही थी वो डायबिटीज़ का शिकार थे। तो कोमॉर्बिड कंडीशन के कारण जो है बहुत सारे लोगों की जान जा रही है और उसमें डायबिटीज़ का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइफ है, वो लाइफस्टाइल है, उसको बेहतर बनाया जा सके ताकि डायबिटीज़ से बचें। और डायबिटीज़ अगर नहीं होगी तो आपको बाकी कंडीशंस होने के चांसेस भी कम रहेंगे। आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार जो है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ टारगेट जो है सरकार ने बनाया है टू प्रिवेंट द राइज ऑफ ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ प्रिवेलेंस। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक इन 2010 टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर डायग्नोसिस एंड कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट एट वेरियस लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो ये प्रोग्राम 2010 में बनाया गया है। ठीक है, तो ये प्री एस्पेक्ट कवर हो गया। अब आर्टिकल देखते हैं। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे ज़रूर होता है लेकिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी होता है, इसलिए ये आर्टिकल आया है। ठीक, तो 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे याद रखना है। स्टेट पीसीएस और छोटे मोटे जितने एग्ज़ाम हैं उन सारी चीज़ों में पूछा जा सकता है। ये आर्टिकल बेसिकली क्या कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। तो क्या डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है, तो ये जो ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनके द्वारा कहा कि रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि रिवर्स का मतलब होता है कि अब दोबारा से ये पूरी तरीके से क्योर हो गई और दोबारा जो ये प्रॉब्लम है आपको नहीं आएगी।
रेमिशन वर्ड सही वर्ड होगा जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो टेम्प्ररी चली जाएगी अगर आप वो लाइफस्टाइल कंटिन्यू करते हैं, जिसके कारण ये जो डायबिटीज़ है वो टेम्प्ररी चली गई है तो ये परमानेंट भी जा सकती है, लेकिन ये कभी भी आ सकती है अगर आप अपनी लाइफस्टाइल पे वापस पुरानी लाइफस्टाइल पे पहुंच जाते हैं तो बेसिकली अगर टेम्परेरी जाती है तो उसे रेमिशन कहा जा सकता है और रेमिशन करना पॉसिबल हो गया है, कॉम्प्लिकेशन फ्री डायबिटीज़ करना पॉसिबल हो गया है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है इसको समझते हैं। रेमिशन इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में रेमिशन करना पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इंसुलिन अगर नहीं प्रोड्यूस हो रहा है तो इंसुलिन देना ही पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो बॉडी को हम एक्टिविटी करवा के, है ना, एक्सरसाइज करवा के उस इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ करवा सकते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन ही नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि रेमिशन हो, और या फिर रिवर्सल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ओनली रिवर्सल किस में पॉसिबल है? रेमिशन टाइप 2 डायबिटीज़ में। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। When we talk of remission of diabetes, we are referring most often to type 2 diabetes. However, there are other form of diabetes such as type 1 where long-term remission is very unlikely to occur. There are certain individuals with type 2 diabetes which are more likely to achieve remission. ठीक, तो कुछ इंडिविजुअल हैं जो ABCDE को फॉलो करते हैं, वो ऐसे इंडिविजुअल हैं जो रेमिशन अचीव कर सकते हैं आसानी से। कौन से इंडिविजुअल हैं? ए रिफर्स टू A1C, ठीक है, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। बेसिकली इसमें ब्लड शुगर लेवल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो आपके ब्लड का शुगर लेवल है इट मस्ट बी लेस देन 140, है ना। आप जब भी टेस्ट करते हैं शुगर का तो वो शुगर लेवल 140 से कम होना चाहिए खाने के बाद में। ठीक, मैक्सिमम 140 होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स। अगर 140 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ में काउंट किए जाते हैं। अगर जिनका जो ALC है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, उन्हें रेमिशन करना आसान है, 110, 120, तो वो लोग 130, 140, इवन 150, 60 तक, 160 तक भी है, तब भी जो है डायबिटीज़ से उन्हें बाहर लेके आया जा सकता है। नेक्स्ट है B रिफर्स टू बॉडी मास इंडेक्स और बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो अगर आप अपना पतला हो जाते हैं तो भी आप जो है हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ का इशू कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट है C स्टैंड फॉर C पेप्टाइड, अ मेजर ऑफ इंसुलिन सीक्रेशन। अगर इंसुलिन सीक्रेशन प्रॉपर हो रहा है, ठीक है, C अगर आपका प्रॉपर है, इंसुलिन सीक्रेशन प्रॉपर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो है टेम्पररी डायबिटीज़ रेमिशन किया जा सकता है। D स्टैंड्स फॉर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, द शॉर्टर द ड्यूरेशन द ग्रेटर द चांसेस ऑफ रेमिशन। अगर आपको बहुत कम समय में ये जो है ड्यूरेशन है डायबिटीज़ का, 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, तो बहुत आसानी से इसे रिवर्ट बैक किया जा सकता है, रेमिशन किया जा सकता है। एंड E स्टैंड्स फॉर एंथुसियास्टिक इंडिविजुअल हु इज़ कीन टू अचीव रेमिशन। ठीक, तो अगर आप में एंथू है, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर पा रहे हैं, 45 मिनट डेली वॉक करना होता है रात में, और मॉर्निंग में 45 मिनट्स। अगर आप इतना कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, शुगर वाली कोई चीज़ नहीं खा रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे हैं, चावल को आपने कम कर दिया है, तो आप जो है ये रेमिशन अचीव कर सकते हैं। और उसके लिए इतना सारा एंथू चाहिए होगा, है ना, सिर्फ दवाई के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। One should remember that even if one achieve remission of diabetes only for few months or year, it can still worthwhile because it leads to good legacy effect which provide protection from complication caused by diabetes। ठीक है, अगर थोड़े समय के लिए भी डायबिटीज़ क्या हो जाती है, टेम्पररी भी चली जाती है, तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये कहीं ना कहीं उसे बढ़ा देगी। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ जो है बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे क्या। डायबिटीज़ रिटर्न आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, द सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज़ ऑफन, ठीक है, ये कोई काम की लाइन नहीं है। नेक्स्ट है, ऑथर कह रहे हैं कि कुछ लोगों का रेमिशन पॉसिबल नहीं हो रहा है या अचीव नहीं हो पा रहा है, उन्हें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके 4 से 5 डिकेड के एक्सपीरियंस उनको ये कहता है कि अभी भी जो है वो डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को कम किया जा सकता है अगर वो कुछ मंत्र को फॉलो करें। क्या मंत्र है? ABCD लिंक मंत्र। सिमिलरली A1C ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 7% से कम होना चाहिए या फिर 6.5 होना चाहिए। ये टेस्ट होता है H1B
ALC, ठीक। ये आप जब भी जाएंगे टेस्ट करवाया जाएगा आपको इस तरीके का, और उसमें जो नंबर आना चाहिए वो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका 7 से ज़्यादा नहीं है तो अभी भी आप डायबिटीज़ तो हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशन इतने ज़्यादा नहीं होंगे आपको। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर लेवल। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। अगर एक तो 40 तक भी है, ठीक है, यहाँ पर 130 दिया है, लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि 140 तक भी हो रहा है, एज के हिसाब से 60 प्लस हैं आप, तो आपका 140 तक के भी अगर हो जाता है ब्लड प्रेशर तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोलेस्ट्रॉल शुड बी लेस देन 50 mg और एटलीस्ट बिलो 70, ठीक है, 100 तक भी मैं बता रहा हूँ। अगर 100 से भी LDL कम है, LDL कौन सा होता है? लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। SDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और LDL बैड कोलेस्ट्रॉल। तो LDL हमेशा 100 से कम होना चाहिए। अगर हेल्दी पर्सन की बात करें, हेल्दी हार्ट की बात करें, तो उनका LDL हमेशा 100 से कम होता है। इसमें थोड़ा स्ट्रिक्ट दिया हुआ है कि LDL आपका कितना होना चाहिए? 70 mg से कम होना चाहिए। डिसिप्लिन विच इंक्लूड्स हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड फ्रीक्वेंट चेकअप विथ योर डायबिटोलॉजिस्ट। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं तो 50 से 60 साल तक आप डायबिटीज़ के साथ सर्वाइव कर सकते हैं, एंड विथ नो कॉम्प्लिकेशन व्हाट्स एवर इज़ पॉसिबल। अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल नहीं है तो पॉसिबल है कि आप 100 साल भी जी जाएं डायबिटीज़ के साथ। डायबिटीज़ के साथ जनरली कहा जाता है कि लाइफ बहुत कम हो जाती है, ज़्यादा आदमी जी नहीं पाता, लेकिन अगर ये ABCD आप फॉलो करते हैं तो आप श्योरली जो है अपनी जो लाइफ है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। द अल्टीमेट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ to have a diabetes complication free lifestyle. Today diabetes remains suboptimally controlled, which is why it is leading to cause of blindness, ठीक। तो डायबिटीज़ के कारण ब्लाइंडनेस होता है, एम्पुटेशन हो जाता है, हार्ट अटैक तो आ ही रहे हैं, स्ट्रोक आ रहे हैं, किडनी फेलियर हो रहा है और इम्पोटेंसी भी बढ़ रही है। वेरी ऑफन वी फाइंड पीपल इन द प्राइम ऑफ देयर लाइफ अफेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ दिस डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशंस विच नॉट ओनली अफेक्ट द इंडिविजुअल एंड देयर फैमिली बट इट ऑल्सो अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने का नहीं है। अगर हम चाहें तो स्टडी के हिसाब से 101 मिलियन लोग अभी डायबिटीज़ का शिकार हैं और 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक है, मतलब 140 होना चाहिए, उससे ऊपर है तो डायबिटीज़, और 120 से 140 के बीच में अगर आपका H1B/AC जो टेस्ट है, जो ब्लड शुगर लेवल है, रैंडम ब्लड टेस्ट, ठीक, वो आपका 120 से 140 तक आता है तो आप लोग प्री डायबिटिक कहलाएंगे। तो हमारे यहाँ 136 मिलियन लोग ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं। इन प्री डायबिटिक लोगों को प्रिवेंट किया जा सकता है डायबिटिक होने से, और जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम लोग इनकी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन करने में हेल्प करें, अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करें, तो ये चीज़ें की जा सकती है, ठीक है। तो बेसिकली डायबिटीज़ इंडिया फ्री तो नहीं हो सकता, लेकिन डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन फ्री इंडिया ज़रूर बन सकता है। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस ड्रीम को अचीव करने के लिए हम लोग जो है अपने आप को क्या करें, बस समझ जाओ, ठीक। तो ये बेसिकली हमारा क्या होगा, आर्टिकल होगा, ठीक। अपनी लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो ये प्री डायबिटिक वाले भी क्या हो जाएंगे, नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे, उनकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, तो स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रहेगी तो डायबिटीज़ नहीं होगा। बेसिकली एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो थोड़ा, पढ़ाई सिर्फ नहीं करना है, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कम्युनिटी राइट्स एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS3 मीन्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट हुए हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आपको मीन्स के पर्सपेक्टिव से आ सकता है। उतना ही इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी है FCA एक्ट 1980, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं और 2023 का जो अमेंडमेंट है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अमेंड का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि FCA एक्ट को बहुत ज़्यादा जो है डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है और काफ़ी समय से न्यूज़ में है। बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। प्री एस्पेक्ट तो है ही, मेंस एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। स्टोरी सोफार की बात कर लेते हैं। रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 पास हुआ है और जो एक्ट फाइनली पास हुआ है, अमेंड हुआ है,
उसकी अगर हम बात करें तो उससे होने वाले जो इम्पैक्ट है, किस पे इम्पैक्ट होगा, फॉरेस्ट पे इम्पैक्ट होगा, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं इनहेबिटेंट्स, उन पे इम्पैक्ट होगा। इन पे जो होने वाला इम्पैक्ट है इसके बारे में बातचीत बहुत कम की गई है। ऑलमोस्ट जो अटेंशन है, लिमिटेड अटेंशन दिया गया है, बहुत कम अटेंशन रिसीव किया इस एक्ट ने। दूसरा जो डिस्कशन है वो भी बहुत कम हुआ है। अगर हम बात करें 1865 से लेकर 2023 तक के फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 की, तो कम से कम 15 ऐसे लॉज बनाए जा चुके हैं, ऐसे एक्ट्स बनाए जा चुके हैं जिसमें फॉरेस्ट को लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया गया हो। ठीक, लेकिन एक चीज़ इन सारे लॉज में जो मिसिंग थी वो क्या थी, नो रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज़। जो इंडिजिनस पीपल हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग हैं, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, जो कि राइटफुल स्टेक होल्डर हैं, जो कि वहाँ पर फॉरेस्ट लैंड पे ज़मानों से, कई जनरेशन से रह रहे हैं। अब समझते हैं कि क्या अमेंडमेंट किया गया है और क्यों जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है राइट एक्टिविस्ट के द्वारा। जो राइट एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अमेंडमेंट की अगर बात करें, एट द फर्स्ट ग्लांस द अमेंडमेंट प्राइमरली एम्स टू टैकल द क्रिटिकल इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिफॉरेस्टेशन एडवर्स इफेक्ट, फोकसिंग ऑन इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड अफॉरेस्टेशन। ठीक, अगर पहले नज़र में अगर हम देखें तो जो अमेंडमेंट्स हैं वो क्रिटिकल इशूज़, क्लाइमेट चेंज जैसे, डिफॉरेस्टेशन के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, इन सारी चीज़ों को रिवर्स करने और इसको टैकल करने के लिए किया गया है। ठीक, और बेहतर जो है मैनेजमेंट करने के लिए, अफॉरेस्टेशन करने के लिए, मतलब डिफॉरेस्टेशन के इम्पैक्ट को कम करके अफॉरेस्टेशन मतलब और ज़्यादा प्लांटेशन करना, और डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक, तो अफॉरेस्टेशन करके हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू हैं, डिफॉरेस्टेशन से रिलेटेड इशू हैं, उसे डील करना चाह रहे हैं, टैकल करना चाह रहे हैं, उसका असर को, इम्पैक्ट को कम कर रहे हैं। द लॉ फर्दर एम्स टू डिटरमाइन हाउ फॉरेस्ट कैन बी यूटिलाइज फॉर इकोनॉमिक गेन। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि लॉ में ये भी चीज़ें डाली गई है जिसमें ये डिसाइड किया जाए कि जो फॉरेस्ट है उसको इकोनॉमिक गेन के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एंड द मैनर इन विच इट सीक्स टू अचीव दिस गोल इज़ आउटलाइन इन द लेजिस्लेशन। तो किस तरीके से हम बेसिकली इकोनॉमिक गेन करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, वो सारी चीज़ें भी लेजिस्लेशन में। द प्राइमरी मेथड यूज टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व्स रिमूविंग फॉरेस्ट फ्रॉम द लॉ जुरिसडिक्शन, देयर बाय फैसिलिटेटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जो प्राइमरी मेथड यूज़ की गई है वो है बहुत सारे जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं उसको लॉ के अंदर से रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कैसे हटा दिया गया है, जो फॉरेस्ट की डेफिनेशन है उसे बहुत नैरो कर दिया गया है। पहले बहुत ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन थी, समझेंगे आगे कैसे ब्रॉड हुई थी, लेकिन अभी जो अमेंडमेंट किया गया है उसके हिसाब से फॉरेस्ट की डेफिनेशन बहुत जो है नैरो कर दी गई है। तो मैक्सिमम जो पार्ट है फॉरेस्ट का वो इस लॉ के बाहर आ गया है। अब आसानी से जो है इकोनॉमी गेन, एक्सप्लॉयटेशन किया जा सकता है इकोनॉमिकली। As per the amendment, the forest law will now be applied exclusive to area categorized under the 1927 Forest Act and those designated as such on and after 25 October 1980। अब जो है फॉरेस्ट जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाएगी, वो सारी फॉरेस्ट जो 1927 एक्ट के अंदर आती है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरी वो सारी फॉरेस्ट जिसे फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है अंडर द 1980 एक्ट FCA। ठीक, अक्टूबर 25 1980 के बाद किया गया। लेकिन द एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू फॉरेस्ट डेट वर कन्वर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज ऑन एंड आफ्टर December 12 1996। वो सारी फॉरेस्ट जो कि नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए कन्वर्ट की जा चुकी है 1996 के बाद से, उन्हें फॉरेस्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसलिए मतलब ये है कि इन सारी फॉरेस्ट में जो भी लॉज होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, इन्हें नॉन फॉरेस्ट यूज़ करने के लिए प्रॉपरली यूज़ किया जा सकता है। जैसे भी चाहें इन एरियाज़ को जो कि नॉन फॉरेस्ट पर्पस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इनको एक जैसे चाहें वैसे यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, द लैंड विच फॉल्स अंडर 100 किलोमीटर फ्रॉम द चाइना एंड द पाकिस्तान बॉर्डर वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बिल्ड लीनियर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कि जो बॉर्डर एरिया में है पाकिस्तान और इंडिया की, ठीक, बॉर्डर एरिया वाला जो पोर्शन है उससे 100 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर भी जो फॉरेस्ट होगी
वो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा, लॉस के अंदर नहीं लेके आया जाएगा। अगर वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना होगा तो उन्हें ये सारे जो लॉ हैं, लॉ के अंदर जो प्रोविजंस है उसे फॉलो नहीं करेगी सरकार और डायरेक्टली वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकती है। टू इस्टेब्लिश सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ फॉर सर्वेलेंस द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू कंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी मेजर इन एन एरिया अप टू 10 हेक्टेयर्स। दिस प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज टू अप टू 5 हेक्टेयर विच आर डेजिग्नेटेड एज वनरेबल। ठीक है, अगर वनरेबल एरिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 5 हेक्टेयर्स तक जगह लैंड एक्विजिशन कर सकती है और जो फॉरेस्ट है वो एक्वायर कर सकती है और उसे एज अ नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। और ये जो फॉरेस्ट होगी इसे फॉरेस्ट लॉ फॉलो नहीं करना पड़ेगा, इसमें फॉरेस्ट लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। विद इन दिस रीजन द गवर्नमेंट विद द नेसेसरी अप्रूवल कैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एज डिस्क्राइब्ड अबव। इनिशिएटिव लाइक इको टूरिज्म, सफारी, एनवायरमेंटल एंटरटेनमेंट एंड मैनी मोर आर इम्प्लीमेंटेड इन दिस एरिया। ठीक है, तो जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन कुछ वनरेबल एरियाज़ हैं 5 हेक्टेयर्स तक के, वहाँ पर एनवायरमेंटल सफारी, इको टूरिज़्म, एनवायरमेंटल एंटरटेनमेंट, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जा सकते हैं जो कि फॉरेस्ट लॉज के अंदर में नहीं आएंगे। नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए ये लैंड को भी यूज़ किया जा सकता है। The main objective of this initiative is to improve the livelihood of those reliant on forest resources, a goal that has drawn criticism from tribal community and human rights activists. तो बेसिकली सरकार का कहना ये है, अगर हम ये सारे अमेंडमेंट लाते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो लाइवलीहुड है जो कि फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इको टूरिज़्म से उन्हें जॉब मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली जो ट्राइबल पीपल हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसके अगेंस्ट में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो भी इसके अगेंस्ट में। अब क्यों ज़रूरत पड़ी इस अमेंडमेंट को लाने की? ठीक, तो गोदावरम Thirumulpad case, a prominent legal dispute that came before the Supreme Court in 1996, led to an interpretation of forest land in accordance with its dictionary meaning. ठीक, तो डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से जो भी एरिया जहाँ पर ट्रीज़ लगे हैं उसे फॉरेस्ट कंसीडर किया गया, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो या फिर वो सरकारी लैंड हो या फिर वो कॉरपोरेशन की लैंड हो। तो जितनी भी लैंड होगी जहाँ पर ट्रीज़ लगे हैं, डिक्शनरी मीनिंग के हिसाब से उसे फॉरेस्ट कंसिडर किया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किस केस में? गोदावरम केस में। और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री पर्सपेक्टिव से भी बहुत बार न्यूज़ में आ चुका है। गोदावरमन केस, ठीक, सुप्रीम कोर्ट का, इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू विच एक्ट या फिर रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ विच। ठीक, तो ये फॉरेस्ट की डेफिनेशन से रिलेटेड है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से ये रिलेटेड है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रॉडर कर दिया गया था किसकी? फॉरेस्ट की मीनिंग को। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ? ऑल प्राइवेट फॉरेस्ट वर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ 1980 लॉ। दिस हैज़ बीन सब्जेक्ट टू डिबेट एज इट वॉज आर्ग्यूड दैट द लेजिस्लेशन प्राइमरली एम्स टू रिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर वेरियस नॉन फॉरेस्ट पर्पस इंक्लूडिंग द कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। FCA के अंदर आ गया, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन अब करना पड़ेगा, नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए लैंड आप यूज़ नहीं कर सकते, इसका मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब चूँकि प्राइवेट लैंड भी आ गई है, प्राइवेट फॉरेस्ट भी इसके अंदर आ गया, इसका मतलब प्राइवेट फॉरेस्ट के लिए भी जितने झमेले नॉर्मली गवर्नमेंट फॉरेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ रहा था, वैसे ही सारे झंझट कायम में आ जाएंगे प्राइवेट जो फॉरेस्ट है उसको कन्वर्ट करने में। तो ये जो है डेवलपमेंट के अगेंस्ट था, ऐसा बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। The law has faced significant opposition, especially from private landowners, individual and organization involved in forest conservation for its perceived adverse impact on country's industrial progress। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के अगेंस्ट दिखाई दे रहा था। ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर डेफिनेशन थी, इसलिए सरकार ने अभी जो डेफिनेशन लाई है वो नैरो कर दी है। इन दिस कंटेक्स्ट दैट द कंसर्न रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट टेंड टू रीसरफेस पीरियडिकली। तो इसी कंटेक्स्ट में हमेशा FCA बार बार न्यूज़ में आता रहता है, ट्राइबल के राइट्स भी बार बार न्यूज़ में आते रहते हैं। और इसी पर्सपेक्टिव से दोबारा FCA जो है, जब अमेंडमेंट हो रहा था तो न्यूज़ में आया, फिर JPC बनानी पड़ी, JPC बनाए, लेकिन JPC में भी कुछ हुआ नहीं। 31 मेंबर की JPC बनाई गई थी, जिसमें 6 सिर्फ इंडिविजुअल थे जो अपोजिशन के थे, बाकी 25 लोग कहाँ के थे? सरकारी थे। तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, डिसेंटिंग नोट्स बने, बस माइनॉरिटी व्यू पॉइंट बना बिल में, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं। बिल पास हो गया सिंपली, और उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द स्टिपुलेशन ऑफ प्रायर कंसेंट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। FCA
पहले भी बहुत बार जो है अमेंडमेंट हुआ है, 2016 में हुआ, 17 में हुआ। उसमें क्या कहा गया था कि जो ट्राइबल ग्राम सभा है उसकी प्रायर कंसेंट मैंडेटरी होगी फॉर एनी अल्टरेशन टू फॉरेस्ट फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस। मतलब फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए अगर लैंड को यूज़ किया जा रहा है तो ट्राइबल ग्राम सभा की जो परमिशन है वो मैंडेटरी कर दी गई थी 16-17 में, इसको रिमूव कर दिया गया है 2023 में। ठीक है, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रोएक्टिवली एंगेज कर सकते हैं इन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ विद इन दिस फ्रेमवर्क थ्रू द इंक्लूजन ऑफ ग्राम सभास पर्टिकुलरली इन द मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन फॉर वेरियस पर्पज बाय स्टेबलाइजिंग स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटीज़। ठीक, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अभी भी प्रोएक्टिवली एंगेज कर सकती है, किससे, ट्राइबल पीपल से, ग्राम सभा से बातचीत कर सकती है, स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमिटीज़ इस्टेब्लिश कर सकती है ताकि लैंड एक्विजिशन आसानी से किया जा सके। पहले इनकी जो परमिशन थी वो मैंडेटरी थी, अब उसको रिमूव कर दिया गया है नए क्लॉज में FCA एक्ट में। ठीक, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी इस एस्पेक्ट से हेजिटेट कर रही है और अगेंस्ट में है इस एस्पेक्ट के, क्योंकि वो जानती हैं कि जो आदिवासी ग्राम सभा है वो एंटी डेवलपमेंट एक नोशन बना के, प्री कंसीव नोशन है उनका, अगर वो कोई भी डिसीजन लेके वहाँ जाएंगे तो उनको जो है बहुत दिक्कत आएगी और अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये होना मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज़ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन? ठीक, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात करें, FCA एक्ट में ही कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात की गई है और इसी के बाद 2016 में इस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कैंपा एक्ट 2016 में बनाया गया था। लेकिन इसकी बातचीत कहाँ की गई है? FCA एक्ट में। क्या कहा गया है लॉ ने कि फॉर एवरी पार्सल ऑफ लैंड दैट इज़ लॉस्ट ड्यू टू अफॉरेस्टेशन एफर्ट एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ लैंड मस्ट बी अफॉरेस्टेड एल्सवेयर। मतलब जितना लैंड आप नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उतना ही लैंड आपको अफॉरेस्ट करना पड़ेगा, अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा किसी और जगह पर। मतलब एक इंडस्ट्री को आपने ये दे दिया, वो दूसरी जगह पेड़ लगाएगी। ठीक, इट डज़ नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्रीज़ दैट शुड बी प्लांटेड लिविंग द रूम फॉर डिस्क्रिप्शन। ये नहीं बताया कि कौन से ट्रीज़ प्लांट होने चाहिए, लेकिन करना पड़ेगा उतना ही बड़ा फॉरेस्ट डेवलप किसी और लैंड पर। ठीक, ये कहाँ पर किया गया है बात? FCA एक्ट में। और उसी के कारण कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो है मैकेनिज़्म आई, उसी के कारण कैंपा एक्ट बनाया गया उसी मैकेनिज़्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसमें बेसिकली क्या होता है, वेरियस प्रोजेक्ट और स्कीम्स जो है इंक्लूड होती है दैट कैन बी अंडरटेकन बाय बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन पर्पस। ठीक, तो जो भी आप इंडस्ट्री होगी वो क्या होता है, कैंपा के अंदर जो इंडस्ट्री है उन्होंने एक पर्टिकुलर लैंड ली, वहाँ पर बहुत सारी फॉरेस्ट थी, वो सारी फॉरेस्ट की कटिंग हुई और उनको एक पेमेंट करना पड़ेगा इस फॉरेस्ट की कटिंग करने का, जो नेट NPV वैल्यू के हिसाब से करना होता है। और NPV वैल्यू के हिसाब से बेसिकली ये सरकार को जाता है पैसा। सरकार फिर इस पैसे का यूज़ करके कहीं और लैंड में अफॉरेस्टेशन करती है, डेवलप करती है। इसी को बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट एनकाउंटर सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द पास्ट प्राइमरली ड्यू टू एम्बिगिटीज इन द ओरिजिनल लेजिस्लेशन एंड शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल लैंड। तो मेन पहले की बात करें, अभी जो 2016 में एक्ट बना है उसमें भी बड़े सारे इश्यूज़ हैं। सबसे बड़ा इशू ये है कि लैंड अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पर अफॉरेस्टेशन किया जा सके। ठीक है, तो सरकार ने कैंपा के अंदर पैसे तो ले लिए इंडस्ट्रियल बॉडी से कि हाँ ठीक है हम लगा लेंगे, पैसा दे दो, आप कहीं और फॉरेस्ट डेवलप कर लेंगे, लेकिन उसके लिए लैंड तो चाहिए। तो बहुत सारे इश्यूज़ कैंपा में भी हैं। जो अभी नई अमेंडमेंट लाए हैं वो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो बहुत सारी लैंड है, फॉरेस्ट लैंड जो प्राइवेट लैंड है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली ख़रीद सकते हैं। इन लोग, कौन लोग? जितनी भी इंडस्ट्री है, क्योंकि वो फॉरेस्ट लॉस के अंदर नहीं आती है, उनको अलग से उसको रिप्लेस करने के लिए अलग से अफॉरेस्टेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्रिटिसिज्म की बात इसलिए है क्योंकि अब जो प्राइवेट लैंड है जहाँ फॉरेस्ट बनी हुई है वहाँ पर अगर इंडस्ट्री खरीदती है वो लैंड एक्वायर करती, तो उन्हें कोई भी अलग से ज़मीन नहीं, या तो अलग से पैसे नहीं देना पड़ेगा या फिर अलग से ज़मीन पे अफॉरेस्टेशन उतना ही बड़ा जंगल नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये चिंता की बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट को कैसे अफेक्ट कर रहा है FCA। ठीक है, FCA जब लाया जा रहा था तो जो मिनिस्टर थे, ट्राइबल मिनिस्टर, उन्होंने एनवायरनमेंट मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी। इसका मतलब क्या है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ
एनवायरनमेंट। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में आ भी चुका है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? एफआरए एक्ट। ठीक, तो एफआरए बहुत ही ज़्यादा नोटेबल इम्पैक्ट रहे हैं इसके। मेन रीज़न कहाँ कहाँ? महाराष्ट्र में, केरला में, उड़ीसा में। डिस्पाइट द enthusiasm, it appears that both central and state government have become less enthusiastic about implementing the FRA। ठीक है, तो FRA के अंदर कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कम्युनिटीज़ वहाँ बहुत समय से रह रही है, एटलीस्ट 3 जनरेशन से रह रही है, 75 ईयर्स से रह रही है, उन सारे लोगों को, ट्राइबल लोगों को यहाँ पर कम्युनिटी राइट देते हैं। और वो कम्युनिटी राइट उनके रिकॉग्नाइज़ किया गया है एफआरए एक्ट के अंदर। ठीक है, ये पहला एक्ट है जिसमें ट्राइबल लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है और एकमात्र एक्ट है जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ की गई है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी इश्यूज़ हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट और उसकी ब्यूरोक्रेसी है, उनका ये मत है कि एफआरए जो है स्टेट अथॉरिटी को ओवर द फॉरेस्ट वीक कर रहा है। जो कम्युनिटी के राइट्स हैं, जो कम्युनिटी के राइट रिकॉग्नाइज़ किए जा रहे हैं, उससे कम्युनिटी स्ट्रांग हो रही है। फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह भी कर रही है ये कम्युनिटी, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो कमज़ोर होती जा रही है। दे एंटिसिपेट द पोटेंशियल लीगल चैलेंजेस टू एनी सच एंडेवर्स। To navigate this situation, the government has opted to reduce or dilute the extent of forest area rather than amend the FRA। तो सरकार ने इससे डील करने के लिए क्या किया? फॉरेस्ट की डेफिनेशन ही बदल दी। फॉरेस्ट एरिया इतना कम है जहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, है ना। ऐसे कम्युनिटी राइट्स ही नहीं दे पाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट ही नहीं है वो, है ना। जो एफआरए है वो कहाँ इम्प्लीमेंट हो सकता है? जो कि फॉरेस्ट है, जो कि रिकॉग्नाइज है अंडर एफसीए। अब इसकी डेफिनेशन हमने बदल दी तो फॉरेस्ट बहुत कम हो गई, तो कम्युनिटी राइट्स ही नहीं मिलेंगे। बहुत सारी लैंड जो है फॉरेस्ट डेफिनेशन के बाहर हो गई, ताकि क्या किया जा सके? एफआरए को इम्प्लीमेंट ही ना किया जा सके, एफआरए को वीक किया जा सके और डाइल्यूट किया जा सके, ऐसे आदिवासी लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक, तो और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जो कि पर्टिकुलरली वेस्टर्न घाट रीजन में आदिवासी लोगों को फेस करना पड़ रहा था, उसे भी अमेंडमेंट के थ्रू ये जो इशू है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स वो भी रिजॉल्व नहीं किया गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एफसीए में हैं। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली बात तो ये डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अगेंस्ट में है। डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अगेंस्ट में कैसे? फॉरेस्ट इन द कंट्री फॉल अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट है, इसका मतलब स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल भी। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है सारे के सारे, स्टेट से ना ही कंसल्टेशन किया जा रहा है, ना ही किसी तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट के अगेंस्ट है, पहली बात हो गया। दूसरा, डिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट बिकम एक्सेप्शनली कॉम्प्लेक्स एंड वेग। ठीक, तो स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट क्या होंगे, कैसे उसे डिफाइन किया जाए? जहाँ पर 100 किलोमीटर की रेंज बॉर्डर में, है ना, फॉरेस्ट को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली बनाए जाएंगे, यहाँ पर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे। यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है? इस एरिया में सारे के सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती है, डिफॉरेस्टेशन कर सकती है बिना अफॉरेस्टेशन करे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें करना, डिसाइड करना मुश्किल है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट को तो कंसिडर किया गया है, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को कंसिडर नहीं किया गया है, स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर को कंसिडर नहीं किया गया है। तो ये नेचुरल डिज़ास्टर वाली चीज़ों को भी कंसिडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, फॉरेस्ट के एरियाज़ में। ठीक, तो ये हमारे कुछ क्रिटिसिज्म हो जाएंगे। ये बेसिकली आपका पूरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 अमेंडमेंट हो जाएगा। अलग से ये क्रिटिसिज्म लिखना है, अलग से ये चैलेंजेस लिखने हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है ये पता होना चाहिए, कैंपा के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के ऊपर, और प्रायर कंसेंट क्या की गई है, रिमूव कर दी गई है या फिर अभी भी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए। ये हमारा आज का आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है ईजिंग वीट राइजिंग राइस। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। मेंस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्री पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। यूपीएससी में डेटा बेस्ड क्वेश्चन रिसेंटली बहुत आ रहे हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटी से रिलेटेड, उनके एक्सपोर्ट से रिलेटेड, इंपोर्ट से रिलेटेड डेटा के बारे में। तो बेसिकली क्या कह रहा है? ईजिंग वीट राइजिंग राइस। जो वीट के प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल वीट प्राइसेस, वो क्या हो रहे हैं? ईज डाउन हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है ना, उसके जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो रहे हैं। और रशिया ने जो है
बहुत ज़्यादा वर्ल्ड मार्केट में सस्ते रेट में वीट को क्या किया गया है, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। ठीक, तो वीट के जो प्राइसेस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रशिया में देखें तो $227 है डॉलर पर टन, EU में 251 है, अर्जेंटीना में 287 और US में 289। एक साल पहले बहुत ज़्यादा हाई थे, ये दिख रहा है। मार्च 2022 में काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो वीट के प्राइसेस इंटरनेशनल ईज़ हो रहे हैं। राइस के प्राइस देखें तो इंटरनेशनली बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, करेंट देखें तो $555 पर टन, लगभग 55 रुपये पर केजी। पाकिस्तान में, थाईलैंड में 56 रुपये, 67 रुपये पर केजी। वियतनाम, US में 76 रुपये पर और उरुग्वे में 76। ठीक, तो जो प्राइजेज़ हैं राइस के, इंटरनेशनल प्राइजेज़ हैं वो बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट में कर्बिंग कर दी है। ठीक है, इंडिया ने फिक्स कर दिया है प्राइस, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, उसके ऊपर ही जो है एक्सपोर्ट होंगे, जिससे प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वर्ल्ड का एक्सपोर्टर है, ऑलमोस्ट 40% 45% जो है राइस इंडिया एक्सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपको। ठीक, तो FAO फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ये आपको याद रखना है। फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में कभी भी आता है तो इसे कौन रिलीज़ करता है, FAO। इसका बेस ईयर क्या है, 2014 से 2016। समझ में आया क्या? इसमें क्या क्या है, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सीरियल है, और दोनों को मिला दिया जाए तो फूड इंडेक्स। तो ये आपको FPI के बारे में जानकारी होना चाहिए। FAO रिलीज़ करता है ना, FPI फूड प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड बाय FAO। प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन फॉर इन्फ्लेशंस। ठीक, इम्प्लीकेशन इंडिया के लिए अगर देखें तो इंडिया का जो सीरियल इन्फ्लेशन है 10.65 है अक्टूबर में, काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें जनरल तो 4.87 है, और वहीं CPI फूड की बात करें तो 6.61 है। ठीक, लेकिन इंडिया में इन्फ्लेशन स्टिल वीट महंगा क्यों है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट नहीं कर सकता। इंटरनेशनल प्राइसेस गिर रहे हैं लेकिन इंडिया इंपोर्ट करेगा तो क्या होगा, जो फार्मर्स हैं उनका वीट कौन खपत करेगा, उनका जो वीट है वो कौन खाएगा, और प्राइसेस क्रैश भी हो सकते हैं अपने यहाँ डोमेस्टिक प्राइसेस, क्योंकि यहाँ से भी सप्लाई बढ़ रही है हमारे फार्मर के थ्रू और बाहर से इंटरनेशनल प्राइसेस भी गिर रहे हैं, और बाहर का अगर सप्लाई यहाँ पर आने लगा तो बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी और मार्केट क्रैश कर जाएगा, फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। और अगले साल चुनाव है, तो ऐसा कुछ होने नहीं दे रही है सरकार। तो जितना रशिया से फ्लडिंग हो रही है वीट की, उसको इंडिया में आने से रोका जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर वीट के प्राइसेस अभी भी बने हुए हैं, और राइस के प्राइसेस भी ठीक ठाक हैं, लेकिन राइस का जो है डोमेस्टिक सप्लाई जो है सरकार ने मेंटेन किया है, बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इंडिया में जो है ओवरऑल अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन बना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। अगर हम एडिबल ऑयल की बात करें तो 60% जो है इंडिया का कंजम्पशन बाहर इंपोर्ट पे डिपेंड करता है, और एडिबल ऑयल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में गिर गई है। अगर हम बात करें 2023 की तो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्ट जो है 16.71 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं। 2021-22 में 14.41 मिलियन टन थे। ग्लोबल प्राइस कोलैप्स हो गया है क्योंकि इंडोनेशिया ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, रशिया यूक्रेन ने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, जिसके कारण ओवरऑल अगर हम देखें तो इम्पोर्ट्स भी की वैल्यू, इंपोर्ट्स बाय वैल्यू फॉल हुआ है। 19.60 बिलियन इंडिया ने 2021-22 में इंपोर्ट किया था, इतना पैसा लगाया था, अब 16.65 बिलियन जो है लगाया, जबकि हम बुला ज़्यादा रहे हैं। 16.71 मिलियन टन हमने इंपोर्ट किया है 2023 में, और कितना पैसा दिया है, 16 बिलियन, और पहले जो है 21 में दिया था, कितना इंपोर्ट किया था, 14 मिलियन टन, और कैश पैसा कितना दिया था, 19 बिलियन। ठीक है, तो अब जो है पूरा प्राइस कोलैप्स होने के कारण इंडिया जो है बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, और इसके कारण इंडिया को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, किसमें, एडिबल ऑयल में। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इंडिया का एडिबल ऑयल या वेजिटेबल ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। 60% जो है हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, 60% हम कंजम्पशन इंपोर्ट करते हैं, 40% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। ये आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक, तो यही बस आर्टिकल था इंपॉर्टेंट, ये कुछ प्री एस्पेक्ट थे जो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।